ओके सो हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस का 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है P, ओबियसली ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एंट्रीज है 2 2 3 और क्वेश्चन में बोला है देन द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स Q with integers entries such that these two conditions satisfy. First condition Q inverse is equal to Q transpose and PQ is equal to QP. Okay, is total here 4 option A B C D. Okay, this question asked in paper 1. अब क्वेश्चन में P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कितना ऐसा Q टाइप का मैट्रिक्स फाइंड करना है जो मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगा। फर्स्ट कंडीशन इनवर्टिबल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन उसका जो एंट्रीज है वो इंटीजर होना चाहिए, थर्ड कंडीशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए और फोर्थ कंडीशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसी टाइप का मैं कितना ऐसा Q मैट्रिक्स फाइंड कर सकता हूँ वो पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो पहले इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू मीन्स Q इनवर्स इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज। सपोज मैंने अगर ये Q इनवर्स को मैंने अगर उस साइड लेके गया तो कितना होगा? यहाँ पे दिया हुआ है Q इनवर्स इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज। तो मैंने अगर Q इनवर्स को उस साइड ऑपरेट किया तो क्या होगा? Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बोलिए? Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है बोलिए? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। गुड, तो ये तो इसका मतलब क्या है? Q हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसमें हमें मिल गया Q जो है Q हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। Q क्या है? हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, नो डाउट Q एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू QP, जहाँ पे P मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम Q एक मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे, 3 क्रॉस 3 वाला एक मैट्रिक्स हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है वो ओबियसली एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता है, उसको हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मींस Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसमें अगर दोनों साइड में अगर हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपस में स्प्लिट हो जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ 1 होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1। अब हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज और ये हम लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ Q ये दोनों सेम होता है। तो इसका मतलब है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ Q ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आइदर 1 होगा या फिर -1 होगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया? एक नॉन जीरो आया है। तो ओबियसली Q एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो इस कंडीशन को मैं वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है। जितना भी इस टाइप का Q मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मीन्स वो जितना भी इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो इनवर्टिबल ही होगा। तो हमें इस कंडीशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपने आप ही एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता है। तो ये कंडीशन को हमने यूज कर लिया, ये कंडीशन को हमने यूज कर लिया। ठीक है, और दो कंडीशन बचा हुआ है। पहला कंडीशन है हमारा, ये कंडीशन को हमें यूज करना है और Q का जो एंट्रीज है वो इंटीजर है। ये दोनों कंडीशन को हमें यूज करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंडीशन को आप मैं यूज करने वाला हूँ, PQ इज इक्वल टू QP। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहाँ पे PQ इज इक्वल टू QP दिया हुआ है। मैं यहाँ पे P जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है हमारा 2 0 0 0 2 0 0 0 3 और Q जो एक मैट्रिक्स है उसको मैं लेट कर रहा हूँ, इसका एलिमेंट में लेट कर रहा हूँ, इसका एलिमेंट मान रहा हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैंने लेट कर लिया। अब इस कंडीशन को मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए PQ क्या है? PQ इज इक्वल टू QP। तो इसका मतलब क्या है? पहले P और Q मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, तो P के साथ Q का मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो के साथ
फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा हमारा 2A1, फिर इसके साथ इसका दैट मीन्स 2B2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2C1, यही तो होगा, सॉरी यहाँ पे 2B1 होगा, 2B1। सिमिलरली सेकेंड रो के साथ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2A2, 2B2, 2C2, और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 3A3, 3B3 और 3C3, ठीक है। इक्वल टू, अब हमें मल्टीप्लाई करना है Q इंटू P, तो Q का फर्स्ट रो के साथ इसका फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स 2A1, फिर इसके साथ ये दैट मीन्स 2B1, फिर फर्स्ट रो के साथ ये लास्ट वाला कॉलम दैट मीन्स 3C1, ओके। फिर सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स 2A2, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम दैट मीन्स 2B2, सेकेंड रो के साथ ये थर्ड कॉलम दैट मीन्स 3C2। अब थर्ड में भी देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2A3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2B3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3C3, ओके। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो कोई सा भी केस में अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका मतलब क्या है, बोलो जोर से बोलो। कोई सा भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसका मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होता है, गुड बेटर। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होगा। दैट मींस यहाँ पे 2A1 2n के साथ इक्वल है, नो डाउट, 2B1 2b के साथ इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 2C1 इज इक्वल टू 3C1, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों को भी सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स 2C1 इज इक्वल टू 3C1, दैट मीन्स C1 का वैल्यू आ गया हमारा 0। सिमिलरली यहाँ पे 2A2 ठीक है, B2 यहाँ पे देखिए C2, यहाँ पे भी 2C2 और 3C2 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो C2 जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू आएगा हमारा 0। और यहाँ पे मिल रहा है B3, यहाँ पे देखिए 3A3 और यहाँ पे मिला हमें 2A3, तो इस केस में क्या होगा, A3 भी हमारा 0 होगा और यहाँ पे जो B3 है B3 भी हमारा 0 होगा, B3 भी हमारा 0 होगा। C3 के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हमें इस पूरा Q जो मैट्रिक्स है टोटल 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट में से हमें 4 एलिमेंट को 0 मिल गया, ठीक है। तो मैं उधर 0 यहाँ पे बैठा रहा हूँ, तो A3 का वैल्यू क्या आया है 0 और B3 का वैल्यू आया है 0 और C2 का वैल्यू आया है 0 और जो C1 है इसका भी वैल्यू आया है हमारा 0, ओके। तो हमने 1 2 3 4 5 वैल्यू और फाइंड करना बाकी है, बाकी हमने ये सारा फाइंड कर लिया। तो हमें पहला इस कंडीशन को यूज करके हमने फाइंड कर लिया कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो मैट्रिक्स अपना आप ही इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा, तो इस कंडीशन का कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इसको यूज करते हुए हमने क्यू मैट्रिक्स का 4 एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया। अब हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना बाकी है, क्यू जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ उसका भी तो अब कुछ यूज करना होगा ना, और क्यू का जो एंट्रीज है ये सारा एंट्रीज क्या है, इंटीजर है, इसको भी हमें यूज करना है। तो मैं इधर वाला साइड को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसका और कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने ये वाला रख दिया। अब हमें सिर्फ ये 5 वैल्यू फाइंड करना है, A1 B1 A2 B2 और C3, तब उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप, तो क्यू का मैट्रिक्स हमें ये मिल गया, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कोई सा भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर होगा 3x3 हो या फिर n×n ही क्यों ना हो जाए, उसका जो रो है, सपोज ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो ये रो जो है ना वो अपने आप एक यूनिट वेक्टर होता है। कैसे वेक्टर बोला, सपोज ये एक रो है, तो ये हमारा है फर्स्ट रो है A1 B1 0, ये एक रो है, ये मैं इस कॉमा को हटा रहा हूँ, A1 B1 0 ये एक हमारा रो है, तो ये एक वेक्टर भी रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैं अगर मैं इसको वेक्टर की तरह ही देखूं तो मतलब क्या है, ये है हमारा A1 I कैप B1 J कैप और इसका K का कंपोनेंट 0 है, ये एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो इसका जितना भी रो वेक्टर होता है ना, ये सभी रो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। मतलब ये क्या है, हमारा एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे ये क्या है, A2, B2, 0, ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है।
और हमारा ये लास्ट वाला जो रो है 0, 0, C3, ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा अगर मैं रो वाइज देखूं तो। सिमिलरली कॉलम वाइज भी देख सकते हो, मतलब ये कॉलम हमारा यूनिट वेक्टर होगा, ये भी यूनिट वेक्टर होगा, ये भी यूनिट वेक्टर होगा। ये हमारा है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जितना रो होता है वो अपने आप एक यूनिट वेक्टर होता है, या फिर जितना कॉलम होता है वो अपने आप एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा 1। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर हो रहा है ना, ये वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर होता है। सपोज इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, ये बाकी दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, मींस इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली कॉलम के साथ भी कर सकते हो। तो मैंने दो कंडीशन को यूज कर रहा हूँ। पहला कंडीशन में यूज कर रहा हूँ, ये तीनों वेक्टर क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, ये तीनों वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है। तो पहला ये जो वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप स्क्वायर रूट को हटा दीजिए तो ये आ जाएगा। सेकेंड वेक्टर क्या है, a भी है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी आ जाएगा हमारा 1। अब थर्ड जो वेक्टर है ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल C3 का स्क्वायर आ गया हमारा 1। अब C3 का स्क्वायर जैसे ही हमारा 1 आ गया तो इसके बाद मैं बोल सकता हूँ C3 का वैल्यू या फिर 1 या फिर -1 आएगा। तो C3 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। C3 के पास दो चॉइसेस है, C3 का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकते हैं, और 1 और -1 अपने आप एक इंटीजर भी है, तो कोई इशू नहीं है। तो C3 का वैल्यू 1 और -1 पॉसिबल है, तो C3 का भी वैल्यू हमको आ गया। अब हमें ये चारों वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसमें 4 वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन कितना है, 2 इक्वेशन है, और एक इक्वेशन आएगा। देखिए ये दो वेक्टर क्या है, ये दो वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो उस तरीके से इन दोनों वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट मतलब i के साथ i कंपोनेंट होगा, j के साथ j, k के साथ k। तो यहाँ पे a1 डॉट a2 दैट मीन्स a1 a2, यहाँ पे लिख रहा हूं a1 a2 प्लस b1 b2, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 0। सिमिलरली इस वेक्टर के साथ लास्ट वाला वेक्टर भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a1 into 0, b1 into 0, c3 into 0, so 0 is equal to 0, मतलब वहां से हमें कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली बाकी का भी करके देख सकते हो, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन हमें मिला है। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3, और अननोन कितना है, 4 अननोन है। तो ये तो फाइंड करना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 3 इक्वेशन है और हमारा 4 वेरिएबल है, a1 a2 b1 b2, तो ये तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें और कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा उसके बारे में फोकस करना है। ठीक है, जब भी देखिएगा जो इक्वेशन कम दिया हुआ है, वेरिएबल ज्यादा दिया हुआ है, तो उस केस में हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल, और हमें देखना है जो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिया रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्यू का जो एंट्रीज है वो सारा एंट्रीज क्या है, इंटीजर। तो आप इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a1 और b1 क्या है, इंटीजर है। तो अगर इंटीजर होगा तो इसके पास क्या क्या चॉइस हो सकता है, इसके पास या फिर हो सकता है a1 का स्क्वायर पूरा 1 आ जाए और b1 का स्क्वायर पूरा हमें 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a1 के पास a1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है और b2 का वैल्यू 0, ये हो सकता है। या फिर सॉरी यहाँ पे है हमारा b1 का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर b1 का वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस 1 और a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। सिमिलरली इधर में भी a2 और b2 के केस में भी होगा। तो मैं एक एक करके केस कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना केस होगा। लेकिन पहले क्या है, पहले मैं मान रहा हूँ हमारा a1 का वैल्यू आएगा हमारा 1, ठीक है। a1 का वैल्यू जैसे मैंने 1 पुट कर दिया, b1 का वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब a1 और b1 मिल गया, अब इस इक्वेशन में बिठा दूंगा, a1 का वैल्यू 1 और b1 का वैल्यू 0, तो a2 का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू रख रहा हूँ 1 और b2 का वैल्यू, तो यहाँ पे a2 भी हमें मिलेगा कितना, 0 मिलेगा ना।
A1 का वैल्यू रख रहा हूँ 1, इधर में A1 का वैल्यू रख रहा हूँ 1, B1 का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो हमें A2 का वैल्यू मिल गया 0। अब A2 का वैल्यू 0 में इस इक्वेशन में बिठा दूंगा, जैसे ही बिठाऊंगा तो B2 का वैल्यू कितना आएगा, B2 स्क्वायर आएगा 1, तो B2 के पास कितना चॉइस है, +-1, ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे A1 का वैल्यू मैंने 1 रखा था, सिमिलरली अगर मैं +-1 रखा तो सेम ही होगा। A1 का वैल्यू मैंने अगर -1 लेट कर दिया तो B1 का वैल्यू आएगा 0। अब यहाँ पे जब मैं A1 का वैल्यू -1 और B1 का वैल्यू 0 जब मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो यहाँ पे A2 मिलेगा हमें 0। अब A2 जैसे बिठाऊंगा यहाँ पे B2 मिल गया हमारा +-1। तो यहाँ पे A1 के पास कितना, देखिए B1 और A2 तो सिंगल वैल्यू आ गया, यहाँ पे A1 का पास कितना चॉइस है, 2 चॉइसेस है, और B2 के पास कितना चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, ठीक। अब देखिए तो हमें इस लाइन में टोटल कितना इक्वेशन मिला, बोलिए इस पूरा इक्वेशन में हमें कितना पॉसिबिलिटी मिला, इस A1 A2 और B1। देखिए A1 B1 A2 टोटल 4 ही चीजों में फाइंड करना है। C2 गिवन है, C2 आइदर 1 होगा या फिर -1 होगा। तो इस पूरा लाइन में हमें कितना इक्वेशन मिला, बोलिए एक इक्वेशन मिला, एक, तुम बोलो 4 इक्वेशन मिला, बोलो। इस केस में हमें 2 ही इक्वेशन मिला, जब A1 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू 1, ये एक पॉसिबल है। A1 का वैल्यू 1, सॉरी इसमें टोटल 4 इक्वेशन मिलेगा। कैसे कैसे, सपोज A1 का वैल्यू जब 1 है, B1 और A2 तो सिंपल 0 है, इट मींस जब A1 1 B2 1 भी हो सकता है, जब A1 1 B2 -1, 2 केस हो गया। सिमिलरली माइनस को ले लीजिए, तो इस केस में टोटल हमें 4 केस मिलेगा, ऐसा मींस टोटल वेरिएबल मान लीजिए। अब इस केस में देखिए, अब मैंने इसमें A1 को वेरी किया था इस इक्वेशन में, अब मैं B1 को पुट कर रहा हूँ। B1 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या फिर 1 या फिर -1। तो जैसे ही मैंने B1 का वैल्यू 1 या -1 लिया, तो उस केस में A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A1 का वैल्यू सिंपल आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे बिठाऊंगा, A1 का वैल्यू मैंने रख दिया 0 और B1 का वैल्यू मैंने रख दिया +-1, तो B2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब B2 का वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो A2 का वैल्यू कितना आएगा, A2 का वैल्यू आएगा हमारा +-1। तो यहाँ पे B1 कितना है, +-1, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, कोई इशू नहीं, इसमें आएगा। तो आप बोलिए टोटल इस तरीके से कितना क्यू होगा, बोलिए टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कितना इक्वेशन ऐसा केस फाइंड होगा। C3 के पास 2 चॉइसेस है, तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन ऐसे मिला। इस देखिए, अगर मैं सिर्फ इस लाइन के बात करूं, इस लाइन में टोटल कितने इक्वेशन मिला, 4 इक्वेशन मिला, है क्या नहीं, 4 इक्वेशन मिला ना। इस केस में हमें कितना इक्वेशन मिला, 4 इक्वेशन मिला, ओके। और C3 क्या है, C3 है 2 चॉइसेस है, तो यहाँ पे हमें 4 + 4, तो टोटल यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन मिला, यहाँ पे 4 इक्वेशन मिला। अब उसी केस में अगर मैं C3 को मैं और एक बार करके वेरी कर दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 4, ये था हमारा टोटल केस। क्रॉस में आ जाएगा हमारा ये C2 का पास 2 चॉइसेस, तो कितना आ गया 60। ये समझ में आया, ये मैंने क्रॉस क्यों किया। सपोज ये समझ में नहीं आया, ठीक है, मान लेता हूँ A1 का पास B1 B2 B3 आया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C1 के पास वैल्यू क्या है, इसी लाइन के अगर मैं लिखूं, C3 के पास कितना चॉइस है, +-1, +-1 है कि नहीं। तो टोटल कितना वो केस आ गया, 1 2 3, मतलब वो A1 के पास 2 चॉइसेस है, B2 के पास 2 चॉइसेस है और C3 के पास 2 चॉइसेस है, क्योंकि हमें एक ही साथ में पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। तो A1 वैल्यू आ गया, B1 वैल्यू आ गया और C3 +-1, और यहाँ पे B1 और A2 ये तो दो, ये देखिए अगर ये हमारा है फर्स्ट केस, ये हमारा है सेकंड केस, और देखिए और मैंने यहाँ पे भी होगा C3 = +-1। तो जब मैं फर्स्ट केस को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे B1 का वैल्यू होगा 0 और हमारा A2 का वैल्यू कितना है 0। यहाँ पे A1 के पास चॉइस कितना है, 2 चॉइसेस है, B2 के पास चॉइस कितना है, 2 चॉइसेस है, C3 के पास चॉइस कितना है, 2 चॉइसेस है। तो टोटल कितना चॉइस होगा, क्योंकि हमें पूरा मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा भी अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज होगा तो ये बोल सकते हो 2 × 2 × 2, तो टोटल कितना केस आया, 8 केस आया। तो इस केस में हमें टोटल 8 केस मिलेगा, ठीक है। अब मैं केस 2 को ले रहा हूं, जब B1 का वैल्यू मैंने लिया +-1, तो इस केस में हमारा A1 0 B2 0, तो A1 0 B2 0, नो इशू। B1 के पास कितना चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, A2 के पास 2 चॉइसेस है और C3 के पास कितना चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है।
तो इस केस में भी हमें दो दो करके टोटल 8 केस मिलेगा। तो इसमें टोटल 8 केस, इसमें टोटल 8 केस, तो दैट मीन्स 8 + 8 दैट मीन्स 60। ये तो समझ में आया ना सबको? ये अगर समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए। ये क्या समझ में आया ना? तो आंसर आएगा हमारा 16। 8 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर देके आया है 32। 32 ये तो रॉन्ग है ना? मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, और यहाँ पे 4 चॉइस ऐसे करके कुछ भी करके यहाँ पे 32 करके ले लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पूरा सामारी क्या है? कोई सा भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल होता है तो उसका फर्स्ट डेफिनेशन सबको पता है, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q इनवर्स होता है। ठीक है, सेकंड क्या था, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो +1 होगा या फिर -1 होगा। थर्ड केस क्या देखा था, उसका जो वेक्टर होगा, रो वाइज वेक्टर बोलो या फिर कॉलम वाइज वेक्टर बोलो, और जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और जो वेक्टर होता है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कोई सा भी एक वेक्टर ले लीजिए, बाकी जितना वेक्टर है उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड जो वेक्टर है ये फर्स्ट वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, थर्ड वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, और यही सेम चीज रो के साथ भी होगा और कॉलम के साथ भी होगा। तो ये एक्स्ट्रा जो डेफिनेशन है ये जेईई एडवांस में पूछता है। जेईई मेन में सिर्फ पूछेगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है और डिटरमिनेंट के बारे में कुछ पूछेगा, और वो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी होता है उसी से ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन जेईई एडवांस का जो थ्योरी है थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके पूछता है। तो ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो तुम लोग एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो अगले वाला जो वीडियो आएगा ये पेपर 2 का वीडियो आएगा। ठीक है, अगर कोई इस वीडियो से अगर कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू।